दोस्तों, एक ऐसी मूवी जिसमें कभी पुलिस वाला तो कभी चोर एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हों और ऊपर से मूवी सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हो तो मूवी देखने में बहुत ही मजा आता है। इसके अलावा अगर वो मूवी सच्ची कहानी पर बेस्ड हो तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो ऐसी ही एक सच्ची कहानी पर बेस्ड मूवी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिसका नाम है कॉट इन टाइम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब ये वक्त होता है सन 1990 का, जब दुनिया में सीसीटीवी नहीं हुआ करते थे। फिर सीन आता है साउथ चाइना की नुवान सिटी में, जहाँ जंग नाम का एक पुलिस ऑफिसर ट्रांसफर होकर आता है। अब जंग कोई मामूली पुलिस वाला नहीं होता, बल्कि वो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है जो रॉबरी क्राइम को टैकल करने का स्पेशलिस्ट होता है। इसके बाद हम उसके कलीग जॉर्जी को देखते हैं जो उसे पिक करने आता है और फिर ये दोनों कार से पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में एक फ्रेंडशिप स्टोर पड़ता है जो चाइनीज गवर्नमेंट ने फॉरेनर्स के लिए खोला होता है और यहाँ पर चाइनीज एंटीक चीजें मिलती हैं और हर रोज लाखों का टर्नओवर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसी स्टोर को टारगेट करके कुछ लोग रॉबरी का प्लान कर रहे होते हैं। तो इस गैंग का सबसे पहला आदमी होता है कोबरा जो कार चलाने में एक्सपर्ट होता है। दूसरा होता है फॉक्स जो इंफॉर्मेशन निकालने में माहिर होता है। तीसरा है हॉक जो दूर किसी बिल्डिंग की टेरेस से पुलिस की कार पर नजर रखता है ताकि डकैती के वक्त पुलिस से बच पाए। फिर आता है चौथा मुंगूस जो गन चलाने में एक्सपर्ट होता है। इसके बाद आता है जैकल जो बेखौफ बहरूपिया इंसान है और कुछ भी करने की हिम्मत रखता है। और आखिरी में आता है इनका लीडर फाल्कन जिसके इशारे पर ये लोग मरने को भी तैयार होते हैं। हम देखते हैं कि फाल्कन एक ब्रिलियंट डकैत है जो कि खुद रॉबरी का पूरा प्लान बनाता है। अब हॉक को छोड़कर बाकी 5 लोग स्टोर में घुस जाते हैं और अपने चेहरे पर मास्क पहन लेते हैं। इसके बाद वो गन दिखाकर लोगों को धमकाना शुरू करते ही हैं कि तभी दूसरी तरफ सिग्नल पर जंग की कार रुकती है और फिर जंग की नजर फ्रेंडशिप स्टोर पर जाती है जो कि बंद होता है। अब ये देखकर उसे शक होता है क्योंकि फेस्टिवल के वक्त दिन में इतना नामी स्टोर बंद कैसे हो सकता था। इसलिए अब वो स्टोर के पास जाकर अंदर झांकता है तो उसे वहाँ पर रॉबरी और खून खराबा दिखाई देता है। इसके बाद वो बाहर खड़े फॉक्स को दबोच लेता है और इसके बाद वो जैसे ही पुलिस को कॉल करने जा रहा होता है कि तभी पीछे से फाल्कन आकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद फाल्कन जंग को हॉस्टेज बनाकर अपनी वैन में ले जाता है और इसी बीच उसे पता चल जाता है कि जंग एक पुलिस वाला है। फिर वो जंग के सिर पर गन लगाकर कहता है कि मुझे कोई अच्छा जोक सुनाओ, अगर मुझे तुम्हारा जोक पसंद आया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी पुलिस की कारें उनका पीछा करने लगती हैं। तो ये देखकर फाल्कन जंग को अपना मास्क पहनाता है और उससे कहता है कि ये जोक तुम पर उधार रहा। लेकिन इतने में अचानक जंग फाल्कन के कान को अपने दांतों से दबोच देता है जिसके बाद फाल्कन गुस्से में उसे वैन से नीचे फेंक देता है। अब पुलिस फौरन जंग को रॉबर समझकर अरेस्ट कर लेती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और पता चलता है कि जंग तो उसी पुलिस स्टेशन का नया इंचार्ज है। इसके बाद हम देखते हैं कि जंग इस रॉबरी को केस को खुद अपने हाथों में ले लेता है और फिर उसे अपने कलीग से पता चलता है कि पुलिस रॉबर्स को पकड़ने में नाकामयाब रही है जिससे वो बहुत गुस्सा होता है। इसलिए अब जंग खुद सभी डकैतों और उनकी डकैतियों का डेटा स्टडी करता है और उसे पता चलता है कि इस गैंग ने पहले भी कई रॉबरीज की हैं और इसके अलावा हर रॉबरी में चोरी के साथ साथ किसी की हत्या भी की है जो दिखाता है कि ये रॉबर्स बहुत ही निर्दयी हैं। वो नोटिस करता है कि रॉबरी में इस्तेमाल की गई वैन चोरी की होती है और क्राइम सीन पर मिली गन की खाली शेल्स भी अलग अलग इम्पोर्टेड गन्स की होती हैं। वो समझ जाता है कि रॉबर्ट्स जानबूझकर स्मगलिंग की गई गन्स को यूज करते हैं ताकि पुलिस उन्हें ट्रेस ना कर सके। जंग को अपनी स्टडी से ये भी पता चलता है कि हर बार ये रॉबर्ट्स पुलिस से बचकर निकल जाते हैं क्योंकि वो पुलिस की कारों की उल्टी दिशा में भागते हैं। अब जंग यही सोचने लगता है कि आखिर उन्हें कैसे पता चलता है कि पुलिस कहाँ से आ रही है। आगे अपनी तहकीकात से उसे पता चलता है कि कैलेंडर नाम का एक स्मगलर ये इम्पोर्टेड महंगी गन्स बेचता है, यानी उसे जरूर कुछ न कुछ मालूम होगा। अब सीन फाल्कन पर शिफ्ट होता है जो अपनी अगली रॉबरी की तैयारी शुरू करता है। इसके लिए वो पास वाले टावर पर जाकर आने जाने के सारे रास्ते स्टडी करता है और फाइनल करता है कि अगली रॉबरी पुचन बैंक में होनी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उस बैंक की मजबूत तिजोरी जिसे कम वक्त में कैसे खोला जाए ये किसी को नहीं पता होगा। अब फॉक्स सभी को बताता है कि तिजोरी में कॉम्प्लिकेटेड नंबर डायल हैं जो कि बहुत मुश्किल होगा। फिर कोबरा को लगता है कि तिजोरी खोलने में कम से कम 7 मिनट्स तो लगेंगे ही, तो उसी हिसाब से प्लानिंग करनी होगी। अब मुंगूस कहता है कि तिजोरी को ड्रिल किया जा सकता है, लेकिन फॉक्स बताता है कि अंदर कोबाल्ट पैनल है जो ड्रिल से आसानी से नहीं टूटेगा। फिर जैकल सुझाव देता है कि हाई फ्लेम से लॉक को पिघलाया जा सकता है, लेकिन फॉक्स कहता है कि इसमें बहुत वक्त लगेगा।
इसके बाद कोबरा कहता है कि फिर तो बॉम्ब से ही तिजोरी को उड़ाया जा सकता है, लेकिन फॉक्स इस बात को भी खारिज करते हुए कहता है कि इसके लिए बहुत बड़ा बॉम्ब चाहिए जो पॉसिबल नहीं है। और तभी इनका लीडर फाल्कन कहता है कि हमें इतने तामझाम की जरूरत नहीं, मुझे बस एक मजबूत रस्सी चाहिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। अब ये सुनकर सब उसे देखते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें उस पर पूरा भरोसा होता है कि अगर वो कह रहा है तो वो काम हो जाएगा। अब इन लोगों को रॉबरी 7 मिनट के अंदर ही करनी होती है, इसीलिए ये सभी एक सुनसान जगह पर जाकर रॉबरी की रिहर्सल करने लगते हैं। उधर जंग भी रॉबर्ट्स को पकड़ने की तैयारी शुरू करता है और उसे पता होता है कि रॉबर्ट्स जल्द ही अगली डकैती करेंगे, लेकिन कहाँ ये वो नहीं समझ पाता, क्योंकि उसे अपनी स्टडी में डकैत के दिन, नंबर, महीने या नाम जैसा कोई भी कनेक्शन नहीं मिलता। अब हम देखते हैं कि डकैती के दिन सभी रॉबर्ट्स सूट बूट पहनकर पुचन बैंक में पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले वो पास वाले एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और नूडल्स ऑर्डर करते हैं। अब वहाँ मौजूद एक टीनेज वेटर कहती है कि सर, आपका ऑर्डर तैयार होने में 10 मिनट लगेंगे। तो फाल्कन जवाब देता है कि ठीक है, तुम ऑर्डर रेडी रखो, हम बैंक से अपना काम करके आते हैं। इसके बाद वो सीधे बैंक में घुसते हैं और अपना अपना मास्क पहन लेते हैं। फिर वो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हैं और साथ लाई हुई रस्सी से तिजोरी के हैंडल को लपेटकर 3 मिनट में ही खोल देते हैं। पर ये उन्होंने कैसे किया, ये हमें अभी पता चलेगा। अब वो सारा कैश निकालकर बड़े आराम से वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद 10वें मिनट में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। अब सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतनी मजबूत तिजोरी रॉबर्ट्स ने इतनी आसानी से कैसे खोल ली। लेकिन तभी जंग अपना दिमाग लगाता है, जिसके बाद वो 2 पेंसिल लेता है और उन्हें लेस से एक अलग तरीके से आमने सामने बांध देता है। इसके बाद जैसे ही वो लेस को घुमाकर उस पर फोर्स लगाता है, वैसे ही वो दोनों पेंसिल टूट जाती हैं, जिससे जंग समझ जाता है कि रॉबर्ट्स ने असल में यही टेक्निक तिजोरी पर आजमाई होगी। और फिर वो अपनी टीम को बताता है कि इसे फिजिक्स में एम्पलीफाइड गेन कहते हैं, यानी असल में उनमें से किसी ने भी तिजोरी को नहीं तोड़ा था, बल्कि दोनों ही तिजोरियां एक दूसरे पर फोर्स लगाने की वजह से खुद ब खुद टूट जाती हैं। लेकिन अब इससे जंग को अंदाजा हो जाता है कि रॉबर्ट्स बहुत ही अक्लमंद है। खैर, अब जब तक पुलिस बैंक से बाहर आती है, तब तक सामने रेस्टोरेंट में बैठे रॉबर्ट्स अपना खाना खत्म करके निकल जाते हैं। अब जंग की नजर रेस्टोरेंट पर पड़ती है, तो वो उसके अंदर जाता है, जिसके बाद वो टीनेज लड़की उसे देखकर कहती है कि अरे, आप तो सचमुच आ गए। तो जंग हैरान होकर पूछता है कि ये क्या कह रही हो तुम, तुम्हें किसने बताया कि मैं आऊंगा? तो वो बताती है कि सर, आपसे पहले जो कस्टमर आए थे उन्होंने कहा था कि आप आएंगे, और ये भी कहा था कि जब आप आए तो आपको खाना खिलाया जाए, और इसके लिए उन्होंने खाने के पैसे भी दे दिए थे। ये सुनकर अब जंग समझ जाता है कि वो रॉबर्ट्स बहुत ही पहुंची हुई चीज है। अब जॉर्जी कहता है कि इसका मतलब रॉबर्ट्स ने नूडल्स खाकर रॉबरी की, लेकिन जंग जवाब देता है कि नहीं, असल में रॉबरी के बाद उन्होंने नूडल्स खाए थे। इससे पता चलता है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही जबरदस्त है और उन्हें पता था कि हम क्या करेंगे। लेकिन तभी जंग की नजर सामने के टॉवर पर जाती है और वो समझ जाता है कि रॉबर्ट्स पुलिस पर कैसे नजर रखते होंगे। इधर हम देखते हैं कि फाल्कन अपने कान के घाव को भूल नहीं पाता। फिर दूसरी तरफ जॉर्जी कैलेंडर का पीछा करते हुए एक मिनी थिएटर पहुंचता है, वही कैलेंडर जो तस्करी वाले हथियार बेचता था। फिर जंग उसे पकड़कर कहता है कि तुम्हारे बेचे गए हथियारों से कई मासूमों की हत्या हुई है और उन हत्याओं के लिए तुम भी जिम्मेदार हो, इसलिए जब तक बच सकते हो बच लो। इतना कहकर जंग उसे छोड़ देता है। लेकिन तभी जंग उस थिएटर में चल रही रॉबरी की मूवी को देखकर ये समझ जाता है कि असल में वो डकैत मूवी से ही अपनी चोरी का आइडिया लेते हैं, क्योंकि जो चीजें मूवी में दिखाई जा रही थी वैसा ही पैटर्न जंग ने इन केसेस की स्टडी में देखा था। अब इसी बीच पुलिस स्टेशन में जंग अपने स्टाफ को मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने को देता है ताकि उनका दिमाग शार्प रहे। लेकिन जॉर्जी, मैको, मिनी और शेमिन इससे परेशान होते हैं कि हम केस पर काम कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं। अब उधर फाल्कन अपनी रॉबरी का हिसाब करता है, लेकिन वो उससे खुश नहीं होता और इसीलिए अब वो रॉबरीज को बढ़ाने का फैसला करता है। फिर अगले दिन पुलिस वाले कैंटीन में बैठे होते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि डेवलपमेंट बैंक पर डकैती पड़ गई है। इसके बाद सारे पुलिस वाले हथियारों के साथ बैंक की तरफ निकल पड़ते हैं और उधर रॉबर्ट्स भी रॉबरी करके बैंक से निकल रहे होते हैं। इसी बीच पास वाली बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ा हॉक वॉकी टॉकी से उन्हें पुलिस के आने की खबर दे देता है ताकि वो लोग अपनी कार को उल्टी दिशा में ले सकें। तो इसी तरह रॉबर्ट्स हमेशा की तरह उल्टा रास्ता पकड़ लेते हैं, लेकिन इस बार जंग उनकी डकैती के स्टाइल को समझ चुका था
इसलिए अब वो बैंक में न जाकर पास वाली बड़ी बिल्डिंग के टेरेस पर जाता है, जिसके नीचे रॉबर्स हॉक के आने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन इतने में जंग ऊपर पहुंचकर हॉक पर गोली चलाकर उसे घायल कर देता है, जिसके बाद हॉक ऊपर से नीचे गिरता है लेकिन मरता नहीं। पर अब तक फाल्कन समझ जाता है कि अगर हॉक पुलिस के हाथ जिंदा लग गया तो उनकी आइडेंटिटी सामने आ जाएगी, इसलिए अब वो हॉक को मारने के लिए फिर से बैंक की तरफ जाने का फैसला करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि टेरेस से जंग उनकी वैन को लोकेट कर रहा होता है और तभी रॉबर्ट्स अचानक वापस बैंक के पास आकर पुलिस और भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। और इसी बीच शेमिन अपनी जान जोखिम में डालकर एक छोटी बच्ची को बचाने भागती है। इसके बाद फाल्कन अपने साथी यानी घायल हॉक पर बॉम्ब डालकर उसे मार देता है और वैन से भागने लगता है। लेकिन इतने में जंग एक साइन बोर्ड पर शूट करके उनकी वैन पर गिरा देता है, जिसके बाद रॉबर्ट्स एक टैक्सी लेकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जाते जाते फाल्कन एक पल के लिए जंग को देखता है, मानो उसे वो फिर से मिलने का चैलेंज दे रहा हो। इसके बाद सीन वापस से पुलिस स्टेशन पर आता है, जहां जंग शेमिन पर गुस्सा होकर कहता है कि तुम बेवकूफी करते हुए उस बच्ची को बचाने दौड़ी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता। एक चीज तुम लोग समझ लो कि लोगों को बचाने के लिए पुलिस को भी जिंदा रहना होगा। उधर हॉक की मौत से गैंग के सारे मेंबर्स बदले की आग में जल रहे होते हैं और वो जंग को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन फाल्कन अपने साथियों से कहता है कि हमारे गैंग में रिवेंज की कोई जगह नहीं है, क्योंकि अगर रिवेंज लेने बैठे तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि रिवेंज में दिमाग काम नहीं करता, इमोशंस काम करते हैं, जबकि इमोशंस हमेशा गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं। इसलिए हमारी रॉबरी और हमारा ना पकड़ा जाना ही पुलिस पर हमारा रिवेंज होगा। इसके बाद फाल्कन पुलिस डिपार्टमेंट की सैलरी ले जाने वाली वैन पर डाका डालता है, लेकिन वो सैलरी चोरी नहीं करता, बल्कि इसके जरिए जंग को मैसेज भेजता है कि अगर हिम्मत है तो हमें पकड़ो। और हाँ, उसका जोक सुनाना अभी बाकी है। इसी बीच वो जंग को बताता है कि उसकी गैंग का नाम ईगल गैंग है। इसके बाद अब अगले 4 सालों में चाइना के अलग अलग स्टेट्स में ईगल गैंग अपनी रॉबरीज जारी रखती है। कभी वो टेलीकॉम बिल्डिंग को टारगेट करते हैं तो कभी पैसे ले जा रही बैंक की वैन को। इन 4 सालों में कुल 10 रॉबरीज होती हैं, जिसमें से एक रॉबरी माइन वर्कर्स की सैलरी वैन की होती है। अब इससे वर्कर्स बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और लूटपाट करने उतर पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें अब शहर की पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता। लेकिन जंग उन्हें समझाता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप में और उन रॉबर्स में क्या फर्क रह जाएगा। इसके बाद वो प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही रॉबर्ट्स को पकड़ लेगा, लेकिन अभी वो सभी लोग शांत रहें। इसके बाद जंग इस चीज पर काम करना शुरू करता है कि आखिर ईगल गैंग का अगला टारगेट क्या होगा। और अब उसे पता चलता है कि उस स्टेट में 5 ऐसी सिटीज हैं जहां अगली रॉबरी हो सकती है। इसके बाद वो उन 5 सिटीज के मैप्स देखता है और इधर रात को फाल्कन मार्केट में घूम रहा होता है। यहाँ उसे रेनी नाम की एक लड़की दिखती है जो अपनी जिंदगी से नाराज होती है। हम देखते हैं कि एक भविष्य देखने वाला रेनी से कहता है कि जब भी तुम किसी से प्यार करोगी तो दोनों का अंत बुरा होगा, उसका भी और तुम्हारा भी। तो ये सुनकर डिप्रेशन में आई हुई रेनी पास के टॉवर पर जाकर खुद को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फाल्कन उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर मरना ही है तो तीसरी मंजिल से कूदो, क्योंकि यहाँ से कूदोगी तो नीचे गिरने के बाद बहुत बुरी दिखोगी। अब रेनी उससे कहती है कि तीसरी मंजिल से गंदगी दिखती है, लेकिन इतने ऊपर से वही गंदगी खूबसूरती में बदल जाती है और फिर वही खूबसूरती मुझे खुद को खत्म करने से रोक लेती है। तो यहाँ पर रेनी की इन फिलोसॉफिकल बातों से फाल्कन इम्प्रेस हो जाता है और फिर बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उधर सभी नक्शों को ठीक से स्टडी करके जंग की टीम बताती है कि सिटी में 73 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर रॉबरी हो सकती है, जबकि इस महीने ऑलरेडी 40 बार फेक रॉबरी कॉल्स आ चुके हैं। वो अंदाजा लगाते हैं कि 100 से ज्यादा महंगे शॉप्स इस जगह पर हैं। तो आखिर ऐसी सिचुएशन में नजर कैसे रखी जाए। तो जंग सभी से कहता है कि अगर ईगल गैंग हम पर नजर रख सकती है तो हम भी अपने तरीके से उन पर नजर रखेंगे। इसके बाद शहर में टारगेटेड लोकेशंस पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते हैं और इससे ईगल गैंग के मेंबर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वो जहाँ भी जाते पुलिस वहाँ पहुँचने लगती। इसी बीच फाल्कन एक ज्वेलरी शॉप पर डाका डालने का प्लान बनाता है, लेकिन पुलिस ने ज्वेलरी शॉप के गार्ड्स की जगह अपने आदमियों को रखा होता है। अब फॉक्स कहता है कि हमें सीधा हमला कर देना चाहिए, लेकिन फाल्कन जवाब देता है कि जल्दबाजी में सब पकड़े जाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करके हमला करना होगा। अब फाल्कन के इस रवैये से बाकी मेंबर्स नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक वो लोग सारे काम जल्दी से जल्दी करते हुए आए थे, जबकि फाल्कन अब उनको पेशेंस रखने की बोले जा रहा था। उधर पुलिस भी सिक्योरिटी गार्ड्स बनकर तंग आ चुकी होती है, लेकिन जंग पेशेंस रखे होता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि फाल्कन और उसकी गैंग जरूर कोई ना कोई गलती करेगी।
लेकिन हम भी देखते हैं कि जंग सीसीटीवी वीडियोस को देखते देखते भ्रमित होने लगता है और उसे अपने आसपास सब मास्क पहने रॉबर्स दिखने लगते हैं। यहाँ तक कि वो खुद को भी मास्क पहने हुए देखता है, लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि वो सच्चाई और भ्रम में फर्क करना जानता था। खैर, इधर रेनी के घर में फाल्कन रॉबरी के बारे में सोच रहा होता है। तभी रेनी गुस्से में उससे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन तुम्हारा ध्यान मुझ पर नहीं है। तो बच्चे की खबर सुनकर फाल्कन बहुत खुश हो जाता है। ऊपर से रेनी फाल्कन की माँ से मिलना चाहती है, क्योंकि वो माँ के लिए हियरिंग मशीन लाई है। तो ये सब देखकर अब फाल्कन फैसला करता है कि इस आखिरी बार उसे जीतना होगा और ये चोरी बड़ी करनी होगी, जिसके बाद वो रेनी के साथ दूसरे देश जाकर सेटल हो जाएगा। इधर ईगल गैंग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए किताबों के पेजेस और चैप्टर नंबर्स का इस्तेमाल करके पेजर से मैसेज करते हैं। इसी बीच फाल्कन मैसेज करके सारे मेंबर्स को बैडमिंटन कोर्ट पर बुलाता है। फिर एक एक करके सभी वहां आते हैं, लेकिन फॉक्स वहां नहीं आता। तभी कोबरा सभी को बताता है कि फॉक्स आजकल हांगकांग से स्मगल किया हुआ माल बेचने का काम करता है। तो ये सुनकर फाल्कन गुस्सा हो जाता है कि रॉबरी छोड़कर उसने ये घटिया काम क्यों शुरू कर दिया। तो कोबरा जवाब देता है, कम से कम उस काम में लोग तो नहीं मरते। इस तरह असल में उसका हॉक की मौत की तरफ इशारा होता है, क्योंकि पिछली बार घायल होने की वजह से इस फाल्कन ने उसको बॉम्ब से उड़ा दिया था, जिस वजह से अब सभी को ये लगने लगा था कि फाल्कन आखिरी मौके पर कोई भी फैसला ले सकता है, जिससे इन लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन फाल्कन इस बात से गुस्से में आ जाता है और उल्टा कोबरा को पीटने लगता है। लेकिन कोबरा और मुंगूस उससे कहते हैं कि महीनों गुजर गए हैं, लेकिन हमने कोई रॉबरी नहीं की और अब हमारे पास पैसे भी खत्म होने लगे हैं, तो आखिर में ऐसे गुजारा कैसे होगा। तो इस पर फाल्कन कहता है कि मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट है, तो मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ने वाली है, इसीलिए अब हम एक बड़ी चोरी करेंगे, जो इतनी बड़ी होगी कि फिर हमें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम लोग सेटल हो जाएंगे। खैर, उधर पुलिस को वुजियांग सिटी के एक एग्रीकल्चर बैंक के मैनेजर की लाश मिलती है, जिसे इम्पोर्टेड गन से मारा गया होता है। अब चीफ को इस हत्या के लिए ईगल गैंग पर शक होता है, लेकिन एक चीज किसी के समझ में नहीं आती, और वो ये कि एग्रीकल्चर बैंक में इतना बड़ा लेन देन नहीं होता, तो आखिर ईगल गैंग उसे टारगेट क्यों करेगी। जिस पर शेमिन सभी को बताती है, असल में बैंक अपने पास पैसे नहीं रखती, बल्कि वो हर हफ्ते 8 ब्रांच से जमा हुए पैसे एक वैन से कलेक्ट करती है, जिसे बड़े शहर में पहुंचाया जाता है और उन 8 ब्रांच का अमाउंट एक साथ काफी बड़ा हो जाता है। फिर वो बताती है कि आज ही वो कलेक्शन का दिन है। इसके बाद सभी चौकन्ने हो जाते हैं और फिर वो वैन 7 ब्रांच से पैसा कलेक्ट करके अपनी आखिरी यानी 8वीं ब्रांच की ओर निकलती है। अब ठीक उसी 8वीं ब्रांच के सामने ईगल गैंग बैठी होती है और वैन का इंतजार कर रही होती है। अब क्योंकि ये ब्रांच पुलिस स्टेशन से नजदीक होती है, इसलिए पुलिस भी फौरन ब्रांच की तरफ निकल जाती है। उधर हम देखते हैं कि ब्रांच में काम करने वाली नीमा नाम की एक लड़की कैश कलेक्ट करने वाले जीनो से बहुत प्यार करती है और आज दोनों ने साथ में डेट पर जाने का प्लान किया होता है, जिसके चलते जीनो का कलीग उसे एक गिफ्ट देता है और उसे नीमा को डेट पर देने के लिए कहता है। उधर तभी ब्रांच के सामने एक लड़के का बॉल फाल्कन के पास आता है, तो फाल्कन उसे बॉल के बदले एक हैंड ग्रेनेड देता है और कहता है कि लो, इससे खेलो, बहुत मजा आएगा। उधर पुलिस पूरी तैयारी के साथ ब्रांच की तरफ आ रही होती है कि तभी मैको जॉर्जी से कहता है, आज जैसे ही ईगल गैंग पकड़ी जाएगी मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। ये मेरा होम टाउन है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ की बेस्ट जगह पर ले जाऊंगा। वेल, अब वैन आखिरी ब्रांच पहुंचती है, जहां जीनो पैसा कलेक्ट करके प्यार भरी नजरों से नीमा को देख रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो पैसा वैन में डाला जाता है, वैसे ही ईगल गैंग जीनो और उसके कलीग को शूट करके ऑन द स्पॉट मार देती है। इस बीच नीमा काउंटर के पीछे छुप जाती है, जबकि सिक्योरिटी गार्ड्स को भी मार दिया जाता है। इसके बाद वैन से पैसों की बैग्स निकालकर गैंग की वैन में डाली जाती है। लेकिन तभी पास की बिल्डिंग में रहने वाली एक लेडी इस रॉबरी की खबर पुलिस को दे देती है। फिर जैसे ही ईगल गैंग वहां से निकल रही होती है, तभी अचानक पुलिस की कारें उनका रास्ता रोक लेती है। इसके बाद गैंग का एक मेंबर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन इतने में चारों तरफ से पुलिस की कारें उन्हें घेर लेती हैं। अब पुलिस और गैंग के बीच में जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है, जिसमें कोबरा मारा जाता है। उधर फाल्कन भी मैको को शूट कर देता है और जब उसे भागने का कोई रास्ता नहीं दिखता, तो फाल्कन आसपास बॉम्ब फेंकना शुरू कर देता है और फिर इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर फाल्कन भागने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच अपनी आखिरी सांसें गिन रहा मैको रॉबर्ट्स की वैन का पिछला दरवाजा खोल देता है, जिससे वैन को स्पीड में भागने के चक्कर में सारे पैसे की बैग्स उस खुले दरवाजे से नीचे गिर जाती हैं। यानी ईगल गैंग तो भाग जाती है, लेकिन पैसा चोरी करने में नाकामयाब रहती है। जबकि पुलिस भी इतनी तैयारी के बावजूद पैसा तो बचा लेती है, लेकिन उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रहती है। इसके बाद हमें
हमें पता चलता है कि इस गन फायरिंग में टोटल 9 लोग मारे जाते हैं। अब नीमा अपने प्रेमी जीनो को याद करके रोने लगती है, वहीं जॉर्जी अपने दोस्त मैको को याद करके रोने लगता है। तभी जंग अपनी टीम से कहता है कि मैको ने जान पर खेलकर रॉबर्ट्स को पैसा ले जाने नहीं दिया, इसलिए जो उसने कहा था वो करके दिखाया। असल में जंग ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि एक दिन पहले सभी हताश हो रहे थे, तो मैको ने सभी से कहा था कि भले हम उनको पकड़ ना पाएं, लेकिन हम उनको पैसे नहीं ले जाने देंगे। अब प्रेजेंट में पुलिस को एक लीड मिलती है कि ईगल गैंग के मेंबर्स एक होटल में छुपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस उस होटल पर छापा मारती है, जहां शेमिन जैकल को शूट कर देती है। अब जॉर्जी भी फॉक्स को शूट करता है, लेकिन इसी बीच बॉम्ब ब्लास्ट में वो खुद भी घायल हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि फाल्कन और मुंगूस पुलिस के भेस में भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर जॉर्जी को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां वो डॉक्टर इंस्पेक्टर जंग से कहता है कि जॉर्जी की जान तो बच गई, लेकिन ब्लास्ट की वजह से उसका एक हाथ काटना पड़ा। इसके बाद मरे हुए मेंबर्स के पेजर रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं, जिनसे जंग को पता चलता है कि असल में फाल्कन की वाइफ प्रेग्नेंट है। इसी बीच जंग को एक मैटरनिटी हॉस्पिटल का पता चलता है और वहाँ से पुलिस को रैनी का एड्रेस मिल जाता है, जो अभी भी वुजियांग सिटी में होती है। इसलिए अब पुलिस एक पल भी देरी ना करते हुए रेनी के सामने के अपार्टमेंट से उस पर नजर रखने लगती है। फिर एक रात फाल्कन रेनी से मिलने जाता है, लेकिन यहाँ पर वो पुलिस की चाल को जान लेता है, इसलिए अब वो सीधे रेनी के अपार्टमेंट में ना जाकर सामने की बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में जाता है और वहाँ के बूढ़े कपल को धमकाकर उन्हें बंदी बना लेता है। इसके बाद वो रेनी को कॉल करके कहता है, सिर्फ तुम मेरी बात सुनो और कुछ मत कहो, क्योंकि इस वक्त हमारी जान को खतरा है। फिर वो रेनी से कहता है कि अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हें छोटी मोटी सजा होगी, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे डेथ सेंटेंस होगा, यानी मौत की सजा। इसलिए पुलिस के सामने ऐसा बर्ताव करना जैसा हमने प्लान किया था। इसके बाद वो कहता है कि फौरन तुम अपना सामान बांधो और वहाँ से निकलो और घबराना मत, क्योंकि वक्त आने पर मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। अब पुलिस फाल्कन का एक कॉल सुन लेती है, लेकिन उस वक्त कोई मूवमेंट नहीं करती। वहीं फाल्कन कोड नंबर में रेनी को पेजर से मैसेज करता है, जिसके बाद रेनी अपने बाल काटती है और फिर फाल्कन के साथ अपनी सारी फोटोज मिटा देती है। तभी उसे वो याद आता है जो उसे ज्योतिषी ने कहा था, यानी रेनी की जिंदगी फाल्कन की वजह से बर्बाद हो गई। अब फाल्कन भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसी बीच भागती हुई रेनी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद रेनी के घर में पुलिस को कुछ हथियार मिलते हैं और साथ ही फाल्कन की एक फोटो भी मिलती है, जिसमें एक मिस्ट्री होती है जो बाद में पता चलेगी। इसके बाद रेनी के पेजर पर आए कोड मैसेज को जंग डिकोड करने की कोशिश करता है, ताकि पता लगा सके कि उसका अगला एक्शन क्या होने वाला है। फिर रेनी जंग से कहती है कि तुम उसे कभी पकड़ नहीं सकते, चाहे कितना भी डिकोड कर लो। लेकिन तभी जंग उन कोड नंबर्स को वहाँ पड़ी फिजिक्स की किताब से डिकोड करता है और तभी उसे पता चलता है कि फाल्कन ने रेनी को अगले दिन पीसो थिएटर में 3 बजे मिलने बुलाया है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन फाल्कन पीसो थिएटर पहुंचता है, जहां पुलिस उसे दबोचकर अरेस्ट कर लेती है और इसके बाद रॉबर्ट्स के लीडर के पकड़े जाने से पूरे शहर में हल्ला मच जाता है। इसके बाद लॉकअप में जंग फाल्कन से मिलने जाता है, क्योंकि उसने आज तक फाल्कन को नहीं देखा था। लेकिन तभी उसके कान के जख्म को देखकर वो पहचान जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे कान का ये जख्म चबाने से नहीं, बल्कि चाकू से काटकर जानबूझकर किया है, यानी तुम कोई बहरूपिया हो, इसलिए सब सच सच बता दो। तो इस तरह यहाँ जंग को पता चलता है कि वो असली फाल्कन नहीं बल्कि मुंगूस है, यानी फाल्कन के खास दोस्त मुंगूस ने उसे बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। खैर, अब उस दिन रेनी के घर में पुलिस को मुंगूस की फोटो मिलती है और उधर इतना बड़ा रॉबर पकड़े जाने की वजह से मीडिया में पुलिस की जय जयकार होने लगती है। अब पुलिस पब्लिक में हीरो बन जाती है, जिसके बाद इतना बड़ा केस सॉल्व करने के लिए जंग को डिपार्टमेंट से सराहना मिलती है। लेकिन जंग जानता था कि मुंगूस को झूठा ठहराने के सबूत उसके पास नहीं है, जबकि असली फाल्कन अभी भी खुलेआम घूम रहा है। इसलिए ये सोचकर जंग बेबस हो जाता है कि असली गुनहगार अभी भी बाहर है। यहाँ तक कि चीफ को भी इस चीज पर शक होता है कि ये असली फाल्कन नहीं है, क्योंकि उसका सोचना भी यही था कि जो आदमी इतने सालों तक हमसे बचकर रहा, वो आखिर इतनी आसानी से कैसे पकड़ा जा सकता है। खैर, इधर फाल्कन यूनफे सिटी में अपनी माँ के पास लौटता है। असल में उसका मन उसे अंदर से खा रहा होता है, क्योंकि उसके पाप की सजा उसका दोस्त, उसकी वाइफ और होने वाला बच्चा भुगत रहे हैं। उधर जंग रेनी के घर की तलाशी लेता है, जहां उसे एक हियरिंग मशीन मिलती है, जिसे देखते ही जंग फौरन समझ जाता है कि फाल्कन अब कहां होगा। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि फाल्कन की माँ एक बाथ हाउस चलाती है। दूसरी तरफ जॉर्जी से जंग को पता चलता है कि वेपन बेचने वाले कैलेंडर ने खुद को खत्म कर लिया है, क्योंकि कैलेंडर की वाइफ और बेटी की हत्या उसी की गन से हुई थी, जिसके पश्चाताप में उसने खुद को खत्म कर लिया। लेकिन अब कैलेंडर की मौत को छुपाने का फैसला लिया जाता है, क्योंकि आज नहीं तो कल
कल फाल्कन वेपन के लिए उससे जरूर कांटेक्ट करेगा। इसलिए अब जॉर्जी कैलेंडर का पेजर जंग को दे देता है ताकि अगली बार फाल्कन जब कांटेक्ट करे तो जंग उसका पता लगा सके। इसके बाद जंग रेनी के घर से मिले सारे मैप्स को स्टडी करता है, जहां शेमिन को पता चलता है कि उनमें उस इलाके के सारे सिटीज के मैप्स हैं, लेकिन यूनफे सिटी का मैप नहीं है और ना ही फाल्कन ने वहां कभी डकैती डाली है। ये सुनते ही जंग समझ जाता है कि मैप क्यों नहीं है, क्योंकि जो शहर हमारा अपना होता है उसे हम भली भांति जानते हैं और हमें उसके लिए किसी मैप की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि जंग समझ जाता है कि फाल्कन असल में यूनफे सिटी का रहने वाला है। इसके बाद जंग शेमिन के साथ उस सिटी में पहुंचता है, लेकिन अब दिक्कत ये होती है कि आखिर इतनी बड़ी सिटी में वो फाल्कन को कहां ढूंढे। इसीलिए अब फाल्कन को खोजना इस बात पर निर्भर करता है कि वो कोई हरकत करे ताकि उसे पकड़ा जा सके। और जंग भी जानता था कि फाल्कन रॉबरी का एडिक्ट है, इसलिए वो आज नहीं तो कल जरूर बाहर आएगा। अब फाल्कन अपना अगला प्लान बनाता है, जिसके बाद वो हथियारों के लिए कैलेंडर को पेजर करता है कि वो उसे वहां मिले जहां हमेशा बारिश गिराई और रोकी जा सकती है। अब ये मैसेज कैलेंडर के पेजर पर आता है, जिसे जंग और शेमिन देखते हैं, लेकिन जंग उस मैसेज को देखकर ये समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां बारिश गिराई और रोकी जा सकती है। इसके बाद वो कई जगहों पर तहकीकात करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। और फिर जब वो अगले दिन नहा रहा होता है, तभी उसकी नजर शॉवर पर जाती है, जिसे देखकर वो फाल्कन की पहेली समझ जाता है कि फाल्कन असल में किसी बाथ हाउस की बात कर रहा है। अब पूरे शहर में टोटल 38 बाथ हाउस होते हैं और फिर कई बाथ हाउस छानने के बाद जंग फाल्कन की माँ के बाथ हाउस तक पहुंच जाता है। अब यहाँ की लेडी ने हियरिंग मशीन लगाई होती है, जिसे देखकर जंग समझ जाता है कि वो सही जगह पर है, क्योंकि रैनी के घर से भी उसे हियरिंग मशीन मिली थी। अब वो सीधे उस लेडी से पूछता है कि फाल्कन कहाँ है, जिसे सुनते ही फाल्कन की माँ समझ जाती है कि ये एक पुलिस वाला है और उसके लड़के को पकड़ने आया है। अब वो सोचती है कि ये वक्त कभी न कभी तो आना ही था, इसलिए वो जंग को अंदर जाकर नहाने को कह देती है। यानी इनडायरेक्टली उसका कहना था कि फाल्कन अंदर है। लेकिन अंदर जाने से पहले जंग शेमिन को पेजर करके उसे बैकअप के साथ बाथ हाउस पर आने के लिए कह देता है। इसके बाद वो एक गन और हथकड़ी लेकर अंदर जाता है, जहां पहली बार जंग और फाल्कन एक दूसरे के सामने आते हैं। इसके बाद फाल्कन जंग से कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि तुम्हारा जोक सुनना अभी बाकी है। जिसे सुनकर जंग उसे एक जोक सुनाता है कि एक दिन एक फाल्कन आसमान में उड़ते हुए अचानक नीचे गिरकर मर गया। पता है क्यों? क्योंकि उड़ते वक्त उसे याद आया कि उसने कपड़े नहीं पहने और इसीलिए उसने अपनी लोअर बॉडी को अपने पंखों से ढक लिया और फिर बिना उड़े उसे नीचे ही गिरना पड़ा। इस बीच जंग उसे टॉन्ट देते हुए कहता है कि ठीक इसी तरह तुम लोगों को तो नीचे गिरकर ही मरना है, जैसे एक टॉवर से गिरा और 2 होटल से नीचे गिरे। ये सुनकर फाल्कन जवाब देता है, मैं गिरने वालों में से नहीं, उड़ने वालों में से हूँ। और इतना कहकर वो सीधा जंग पर अटैक कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को मारने पर तुल जाते हैं। अब इसी हाथापाई में जंग फाल्कन को हथकड़ी से जकड़ लेता है और उस पर ओवरपावर होकर गन तान देता है। इसके बाद फाल्कन उसे गोली चलाने के लिए उकसाता है, लेकिन जंग उस पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये केस अब सही मायने में सॉल्व हो जाता है। लेकिन पुलिस जानती थी कि ये बात मीडिया के सामने रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि आखिर किस मुंह से वो पब्लिक और मीडिया को बताएं कि पिछली बार जो पकड़ा गया था वो फाल्कन नहीं कोई और था। उधर प्रेगनेंसी की वजह से रेनी की डेथ सेंटेंस रद्द हो जाती है, जबकि मुंगूस को डेथ सेंटेंस मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाल्कन को सीक्रेटली एक सुनसान जगह पर ले जाकर मार दिया जाता है और मरते वक्त उसे अपने सारे पाप याद आते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।